हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब शेल में भरा जाता है। और इनमें से ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 क्लास 11th में दिया गया है। क्लास 12th में हम ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 18 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। In class 11th, you have learned that the p block element are placed in groups 13 to 18 of the periodic table. क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक रखा जाता है। Their valence shell electronic configuration is ns2 np126 except helium which has 1s2 configuration. और हीलियम को छोड़कर जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, बाकी जितने भी पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 np126। यानी पी में 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये डिपेंड करता है ग्रुप पर। वैलेंस शेल यानी जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए, ये पीरियोडिक टेबल दी गई है। इसमें ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक ये पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक में अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। यानी इसमें मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। मेटलॉइड्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में होती है। और इसमें जो पी ब्लॉक है इसमें नॉन मेटल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, ये सब होते हैं ग्रीन कलर में। ये हैं यहाँ पर मेटल्स। और जो ये पिंक कलर में दिए गए हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये होते हैं मेटलॉइड्स। और जो आपको ये देख सकते हैं ये येलो कलर में दिखाए गए हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और जो ये हेलोजन फैमिली है ये होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। और जो ये ग्रुप नंबर 18 है ये है नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन और ये ऑर्गेनसन। तो ये हमारे होती हैं नोबल गैसेस। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप है यानी पी ब्लॉक है ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। इसमें यहाँ पर ये देखिए ये मेटल्स भी हैं, इसमें यहाँ पर ये मेटलॉइड्स भी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नॉन मेटल्स भी हैं। तो हमने पढ़ी जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ns2 np126। यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में भरा जाता है। इसी के कारण इनको कहते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आपको ये जो ग्रुप्स दिए गए हैं इनकी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो आपको देखना है ये ग्रुप नंबर 13 है, इसमें ये बाद में 3 देखना है। 3 को कैसे लिखेंगे? ns2, एस सब शेल है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी बचा 1 तो np1। इसमें क्या, इसको लिखने के लिए क्या करना है आपको? मान लीजिए आपको ग्रुप 13 की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये तो हमें दी गई है पूरी के पूरे पी ब्लॉक की, यानी जो ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये दी गई है। अब हमें क्या करना है? अलग अलग ग्रुप की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो उसको लिखने के लिए एक शॉर्टकट है, वो क्या है? ग्रुप नंबर 13 है तो 13 का 3 देखना है। यानी हमें क्या करना है, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब यह है। और 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं? एस सब शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 भर दिए, बाकी पी में 1 से 6 तक भरे जाते हैं। और हमारे पास बचा है 3 में से 2 गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, उसको भर देंगे हम 1 में। तो इस पूरे के पूरे ग्रुप की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी यानी लास्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी ns2 np1। इसी तरीके से इसको लिखें, 4 है ns2 np2, 2 इसमें 2 इसमें, इसमें 5 है तो ns में तो 2 भरे जाएंगे, p में कितने बचे? 3 तो np3। इस पूरे के पूरे ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2 np3। इसको कैसे भरेंगे? 6 दिया हमने, ns2 np4, इसमें 7 है तो ns2 np5,
इसमें 8 है, तो NH2NP6। ये पूरे के पूरे ग्रुप की मैंने लिख दी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें आप देख सकते हैं NH2 तो सभी में है, NH2, और जो P सब शेल है उसमें 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। इस ग्रुप में P सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6, तो NP126 ये पूरे के पूरे P ब्लॉक की हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसमें आप देखिए, अगर आपको अलग अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, जैसे कि हमें 15 से 18 तक के ग्रुप पढ़ने हैं, तो हम ग्रुप नंबर 15 को लेते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन है। सबसे पहले देखना है आपको पीरियड, नाइट्रोजन कौन से पीरियड में है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड। नाइट्रोजन हमारे पास दूसरे पीरियड में है। तो अगर नाइट्रोजन की आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो बस n की जगह पर क्या लिख देना है, पीरियड नंबर। नाइट्रोजन दूसरे पीरियड में आ रहा है, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p3। ये होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे, नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर 7 पता है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p3, तो आप देख सकते हैं ये जो 2 और 2 यानी ये लास्ट की जो हमारी शेल है ये वैलेंस शेल कहलाती है। तो 2s2 2p3, हमने जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी आई 2s2 2p3, यही तो हमने यहां पर लिखा था। और ये 1s2 किसका होता है, हमारा हीलियम का, तो यहां पर इसको हीलियम लिख देंगे। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, ये वैलेंस शेल। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से की, ये आपको कैसे करनी है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अच्छी तरीके से आ जाएगा। आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर आपको देखिए, अब हमें दिया गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो इसके लिए हमें फॉस्फोरस का पीरियड देखना पड़ेगा। फॉस्फोरस तीसरे पीरियड में आता है, और इस पूरे ग्रुप की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। फॉस्फोरस तीसरे पीरियड में, तो फॉस्फोरस की क्या हो जाएगी, 3s2 3p3। फॉस्फोरस की लिखनी है, फॉस्फोरस तीसरे पीरियड में आ रहा है, तो n की जगह पर 3 लिख देना है। तो हमें पता लग गई जो फॉस्फोरस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p3। इसी तरीके से आर्सेनिक की लिखनी है, तो आर्सेनिक की क्या हो जाएगी, चौथे पीरियड में है, 4s2 4p3। ये हो जाएगी हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉस्फोरस देखिए, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 3 15। तो लास्ट सेल हमारी कौन सी है, तीसरी वाली, 3s2 3p3, ये हमारी वैलेंस शेल है। तो देखिए इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3, और मैंने क्या लिखा, 3s2 3p3। पूरा करके आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा वो सही है। ऐसे ही अगर आपको ऑक्सीजन की लिखनी है, तो ऑक्सीजन की आप कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन दूसरे ग्रुप में आ रहा है, दूसरे पीरियड में आ रहा है, दूसरे पीरियड में, और ऑक्सीजन के ग्रुप की क्या है, NH2NP4, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो n की जगह पर क्या लिख देंगे, 2, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, 2s2 2p4। इसी तरीके से सल्फर की लिखनी है तो 3s2 3p4, क्योंकि सल्फर तीसरे पीरियड में है। तो इस तरीके से आप, ये मैंने अलग अलग ग्रुप की लिखी है, आप अलग अलग एलिमेंट की लिख सकते हैं। वो कैसे, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है अलग अलग ग्रुप की, वो कैसे, इसके आधार पर मैंने आपको लिखना बता दिया। फिर आपको इनका पीरियड नंबर देखना है, और पीरियड को बस n की जगह पर रख देना है। और जो इसमें हीलियम है, हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। अब आगे पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट लाइक दैट ऑफ अदर्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक साइजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दूसरे एलिमेंट ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरह उनको एटॉमिक साइज भी उनको अफेक्ट करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के द्वारा भी वो अफेक्ट होती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उनको अफेक्ट करती है, और साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उनको अफेक्ट करती है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन सेकंड पीरियड and presence of d or d and f orbital in heavier element starting from third period onwards have significant effect on the properties of elements। साथ ही साथ अगर हम पीरियड की बात करें
तो जो सेकंड पीरियड होता है उसमें डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स नहीं होते, और जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं यानी जैसे जैसे पीरियड बढ़ता चला जाता है तो उसमें डी और एफ ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो डी पीरियड में डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट हैं, अब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है, इसके आधार पर भी क्या होता है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अफेक्टेड होती हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये दूसरा पीरियड, इसमें ये तीसरा पीरियड, जो चौथा पीरियड है उससे आप देख सकते हैं ये फोर्थ पीरियड है। इस फोर्थ पीरियड में आप देख सकते हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहां से फोर्थ पीरियड में ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इनके कारण भी क्या होता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होती है। In addition, the presence of all the three type of element, metal, metalloid and non-metal, bring diversification in chemistry of these element। और साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया पी ब्लॉक एलिमेंट में तीनों प्रकार के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, मेटल्स भी, मेटलोइड्स भी और नॉन मेटल्स भी। तो इसके कारण भी ये जो पी ब्लॉक होता है ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड या फिर कहें बहुत ज़्यादा वर्सटाइल ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल का। Having learned the chemistry of element of group 13 and 14 of the P block of periodic table in class 11, you will learn the chemistry of the element of subsequent group in this unit। और क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी ग्रुप 13 और ग्रुप 14, और क्लास 12th में हम पढ़ेंगे यानी इस चैप्टर में ग्रुप 15 से ग्रुप नंबर 18 तक। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक थ्रू मेटोलिडिक कैरेक्टर। जैसे जैसे हम ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं यानी डाउन द ग्रुप चलते हैं तो ऊपर तो नॉन मेटल होता है यानी नाइट्रोजन, उसके बाद क्या होता है मेटलोइड्स आते हैं और उसके बाद मेटल। तो देखिए कैसे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, इसमें से जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं वो नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलोइड्स एंड बिस्मुथ इज ए टिपिकल मेटल। अब बात करते हैं इनकी अक्रेंस के बारे में, ये किस रूप में पाए जाते हैं। मोलिकुलर नाइट्रोजन कंप्राइजेज 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपको बताया जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में 78% क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन एक तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। इन द अर्थ्स क्रस्ट इट अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट NaNO3 कॉल्ड चिली सॉल्ट पिटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 इंडियन सॉल्ट पिटर। अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करें यानी जो क्रस्ट जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है, तो अर्थ क्रस्ट में जो नाइट्रोजन होता है वो NaNO3 के रूप में प्रेजेंट होता है जिसको चिली सॉल्ट पिटर कहते हैं, और साथ ही साथ ये KNO3 की यानी पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में प्रेजेंट होता है जिसको हम इंडियन सॉल्ट पिटर के नाम से जानते हैं। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोटीन के रूप में भी प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं एक तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78%, साथ साथ अर्थ क्रस्ट में NaNO3 और KNO3 के रूप में, और प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली। जो फॉस्फोरस होता है वो एपेटाइट फैमिली में मिनरल्स के रूप में प्रेजेंट होता है, यानी इसमें A9PO4 का होल 6.CaX2, ये आप देख सकते हैं ये कहलाती है एपेटाइट फैमिली, यानी फॉस्फोरस इसके रूप में मिनरल के रूप में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर X, फ्लोरीन, क्लोरीन, OH कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लोरो एपेटाइट, जहां पर X की जगह पर फ्लोरीन लगा हुआ है तो वो होता है फ्लोरो एपेटाइट। Ca9PO4 का होल 6.CaF2, तो इसमें इसके रूप में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। और जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फेट रॉक का मेन कंपोनेंट होता है। फॉस्फोरस इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। साथ ही साथ जो एनिमल के और प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल हो गए या फिर एनिमल और प्लांट के जो दूसरे मैटर्स हो गए उनमें भी फॉस्फोरस उनका एक इसेंशियल पार्ट होता है, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यानी कहने का मतलब है एनिमल्स और प्लांट मैटर में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल। साथ ही साथ फॉस्फोरस बोन्स में यानी हड्डियों में प्रेजेंट होता है, और जो लिविंग सेल्स होती है उनमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। फॉस्फोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स।
तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मिल्क में और एग्स में फोस्फोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। जो आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी या फिर जो बिस्मुथ है, वो जनरली सल्फाइड के मिनरल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इनके रूप में वो पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो अक्रेंस हैं इनकी, यानी ये मेटल्स या फिर ये जो नॉन मेटल्स हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। आर्सेनिक, एंटीमनी ये भी हमारे मेटलोइड्स हैं, लेकिन ये भी सल्फाइड मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं, और बिस्मुथ जो मेटल है वो भी सल्फाइड मिनरल के रूप में पाया जाता है। द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन इन टेबल 7.1। अब ये टेबल 7.1 दी गई है, इसमें इंपॉर्टेंट एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है ग्रुप नंबर 15 की। तो देखें यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर, ये तो आपको पता है, नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक 33, Sb 51 यानी एंटीमनी, और बिस्मुथ का 83, और इनके एटॉमिक मास दिए गए हैं 14.01, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने आपको बता दी। इस ग्रुप की कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है तो 5 NH2NP3, और ये दूसरे पीरियड में है तो 2S2 2P3। ये सब ग्रुप 15 के हैं, तो NH2NP3 तो इनकी जनरल होगी। फॉस्फोरस पीरियड नंबर 3 में आता है तो फॉस्फोरस की क्या होगी अलग से, 3S2 3P3। इस तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये आपको जो मैंने वीडियो बना रखी है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप देख सकते हैं। और ये इनकी सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, यानी लास्ट सेल की। ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी गई। पूरी की पूरी क्या होगी इनकी, पहले नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ये। इसी तरीके से इसमें जो आर्गन गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ये। जैसे नाइट्रोजन मैं आपको बता देता हूँ, नाइट्रोजन 7 होता है 1s2 2s2 2p3। इसमें जो 1s2 है वो होती है हीलियम की, तो यहाँ पर हीलियम लिख देते हैं 1s2 की जगह पर, क्योंकि ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद 2s2 2p3। इसी तरीके से यहाँ पर पहले नियोन की लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ये वैलेंस शेल की। अब ये आगे प्रॉपर्टी दी गई है, पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस टेबल को हम देखेंगे। तो पहली है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं आपको बता चुका। जो पी ग्रुप नंबर 15 की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2NP3। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो s ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और जो p ऑर्बिटल है वो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट में हाफ फिल्ड होता है। जैसे कि NH2NP3, s में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो p में जो ग्रुप नंबर 15 है उसमें सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हुंड रूल के अनुसार 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और इसमें अगर आगे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी यहाँ पर पेयरिंग कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है उसमें जो ये s ऑर्बिटल है ये तो पूरी की पूरी फील्ड है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये फुल फील्ड है। जबकि अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि इसमें आ रहे हैं ग्रुप नंबर 15 में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पर देख सकते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट में s ऑर्बिटल तो पूरी फिल होती है, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होती है, मेकिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। और इसी प्रॉपर्टी के कारण, यानी s ऑर्बिटल पूरी भरी हुई, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ये प्रॉपर्टी उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं, तो आपको बता देना s ऑर्बिटल उनमें पूरा फिल होता है और p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, जो उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अगला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। सबसे पहले एटॉमिक और आयनिक रेडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस से लेकर जो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन की, तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p3, इसमें एक शेल ये है और एक शेल ये है। शेल कैसे पता लगती है, इसमें 1 यानी एक शेल हो गई, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो ये पूरी की पूरी दूसरी शेल हो गई। तो नाइट्रोजन हमने ये बना लिया, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है।
ये इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल तक का जो डिस्टेंस होता है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। बात करते हैं आयनिक रेडियस की। अब मान लीजिए कोई हमारे पास आयन है, यानी आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन करेंगे या फिर लॉस करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस लगभग सेम सी होती हैं। आयनिक रेडियस में क्या होता है, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाता है आयनिक रेडियस। लेकिन एटॉमिक रेडियस में एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, जबकि जो आयनिक रेडियस में क्या होता है, आयन लिया जाता है, आयन के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा आयनिक रेडियाई। अब ये दोनों टर्म एक जैसी हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई आयन है, मेटल ले लीजिए। मेटल कब बनता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन, मेटल का कैटायन कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये मेटल का हमारा बन गया आयन। ये मेटल की पहली शेल, ये इस आयन की यानी कैटायन की दूसरी शेल। तो इसके न्यूक्लियस से, इस कैटायन के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा हमारा आयनिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियाई है वो घटता बढ़ता नहीं है, जबकि जो आयनिक रेडियाई है वो घटता रहता है। मान लीजिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये आयनिक रेडियाई थोड़ा कम हो गया। अब मान लीजिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण जो आयनिक रेडियाई है वो और कम हो जाता है। ये कैसे होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। और इसमें आती है एक और बात, कोवेलेंट रेडियस। ये भी मैं आपको बता देता हूं कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम होते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक एटम है और ये हमारा दूसरा एटम है। इनके बीच में मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण। मान लीजिए इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिससे इनके बीच में बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। हमारे पास एक एटम ए है, एक एटम बी है। इन दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। ये ए एटम का न्यूक्लियस, ये बी एटम का न्यूक्लियस। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस। मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मान लीजिए ए बी डिस्टेंस। 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हो गया ए बी। इस ए बी डिस्टेंस का जो हाफ होगा ए बी बाई 2 वो कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस। तो ये 3 टर्म थी, ये मैं आपको बता चुका। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जो कोवेलेंट और आयनिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप जाने पर, यानी ऊपर से नीचे की ओर आने पर इंक्रीज होता है। देर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। अगर हम देखें जो कोवेलेंट रेडियस है वो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक काफी इंक्रीज होता है। However, from arsenic to bismuth, only a small increase of covalent radius is observed. लेकिन अगर हम आर्सेनिक से बिस्मिथ की बात करें तो उसमें जो कोवेलेंट रेडियस बढ़ा है वो बहुत ही कम इंक्रीज होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड और एफ ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हैवियर मेंबर्स होते हैं उसमें डी और एफ ऑर्बिटल्स भी आ जाती हैं और ये कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। इसके कारण क्या होता है, उनका कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की, पिकोमीटर में दिया गया है। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक कोवेलेंट रेडियस बढ़ा 70 से 110, यानी 70 से 110, 40 पिकोमीटर बढ़ गया। उसके बाद अगर आप देखें फॉस्फोरस से आर्सेनिक सिर्फ 11 बढ़ा, आर्सेनिक से एंटीमनी 141 यानी 20 बढ़ा, और एंटीमनी से बिस्मिथ 141 से 148 सिर्फ 7 पिकोमीटर बढ़ा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से आप देखिए ये क्या है, हैवियर एलिमेंट है, और हैवियर एलिमेंट में जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड आ जाती है। इसमें भी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें भी, और इसमें एफ ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है। इसके कारण क्या होता है, इन डी और एफ ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड आ जाती हैं एलिमेंट्स में, इनके कारण इनका कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज हो जाता है। तो ये बात हुई हमारी कोवेलेंट रेडियस की। अगर हम बात करें आयनिक रेडियस की तो इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं तो इनमें आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा। नाइट्रोजन का कम होगा,
फॉस्फोरस का आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए आर्सेनिक का भी थोड़ा बड़ा, क्योंकि आर्सेनिक मेटलॉइड है, इसका भी इंक्रीज होता है। तो हमें क्या पता चला, जो आयनिक रेडियस है वो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो इंक्रीज होता है, लेकिन आर्सेनिक के बाद एंटीमनी का डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज होने के बाद बिस्मिथ का थोड़ा इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक रेडियस है वो जनरली डिपेंड करता है कि जो ये मेटल्स हैं या फिर जो मेटलॉइड्स हैं ये कितना इलेक्ट्रॉन आप अपने लॉस कर रहे हैं। जनरली जो ये आप देख सकते हैं नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स करेंगे इलेक्ट्रॉन को गेन, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जिससे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे देखिए ये नाइट्रोजन है, ये इसकी एक शेल और ये इसकी आउटर मोस्ट शेल। तो जैसे ही नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है। पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, एक और इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इस इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा, और जब इनके बीच में रिपल्शन होता है तो ये आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो आप क्या पता लगा, जैसे ही एनायन बनेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है। और जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मान लीजिए कोई मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसने लूज कर दिया। तो मेटल ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है वो इन पर फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो आयनिक रेडियस इंक्रीज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाता है जिससे आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन अगर लूज होगा, कैटायन बनेगा, तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा, क्योंकि क्या होता है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आयनिक रेडियस को डिक्रीज करेगा। तो इसी के कारण जो नॉन मेटल्स हैं उनका आयनिक रेडियस ज्यादा होता है, और जो ये जो मेटल है इसका आयनिक रेडियस कम है। एंटीमनी का भी कम है और आर्सेनिक का इनसे थोड़ा ज्यादा है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। आयनिक रेडियस बढ़ता है आर्सेनिक तक, फिर घटता है और उसके बाद बढ़ता है। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे देखिए ये हमारा नाइट्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल से, या फिर कहे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मान लीजिए अभी 2 शेल है, उसके बाद एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो तीसरी शेल भी आएगी। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इतनी फोर्स नहीं लगा पाता। अगर न्यूक्लियस इतनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नहीं लगा पाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। क्योंकि अगर कम शेल होगी यानी एटॉम का साइज कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, जिसके कारण न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ज़्यादा लगाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन दूर होगा यानी एटॉमिक साइज बड़ा होगा, शेल दूर होगी, तो इतनी फोर्स नहीं लगा पाएगा, जिसके कारण आसानी से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो ये देख सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर ये डिक्रीज होती चली जा रही है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है।
Because of the extra stable half-filled p orbital electronic configuration and smaller size, the ionization enthalpy of the group 15 element is much greater than that of the group 14 element in the corresponding periods. और साथ ही साथ आपको पता है जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होती है, जिसके कारण क्या होता है इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 14 एलिमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे उनसे ज्यादा होती है। जैसे देखिए ग्रुप 14 में कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, तो ये दोनों सेम पीरियड में आते हैं यानी दूसरे पीरियड में आते हैं। तो जो ये नाइट्रोजन है ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ये 14 का एलिमेंट है, तो इसमें क्या होता है इसमें हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होती है, जिसके कारण इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो इसके मुकाबले ज्यादा होगी क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी एज एक्सपेक्टेड इज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो क्या है, जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी यानी जो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो सबसे ज्यादा, दूसरे की सबसे उससे कम, पहले की सबसे कम। यानी कहने का मतलब है जो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी वो सबसे कम, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे ज्यादा, तीसरे को उससे ज्यादा। वो क्यों? जैसे नाइट्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होता है पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर और ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि पहले तो जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अभी फोर्स कम जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम लगा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और ज्यादा फोर्स लगाता है, जिसके कारण सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन, अब ये पॉजिटिव चार्ज करेगा और ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा और ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम बच गए नेगेटिव चार्ज, तो ये फोर्स और ज्यादा लगाने लगेगा, जिसके कारण तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहां दी गई है आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा लगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा लगी, और साथ ही साथ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप घटती है। तो ये क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर होते चले जाते हैं न्यूक्लियस से, जिससे उनको निकालना आसान हो जाता है। इसमें न्यूक्लियस के पास होते हैं तो इसलिए ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिस्मिथ में बहुत ज्यादा दूर होते हैं तो इसलिए कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ये ए और बी के बीच में मान लीजिए बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। मान लीजिए ए बी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए क्या करेगा इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज एटॉमिक साइज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की हम बात करें तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। हाउएवर अमंगस्ट द हैवियर एलिमेंट द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड। अगर हम हैवियर एलिमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर दी गई है, ये 3, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज हुई उसके बाद डिक्रीज हुई, फिर जैसे जैसे हैवियर एलिमेंट होते हैं उनमें इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं होती, यहां से ज्यादा डिक्रीज हो रही है उसके बाद कम कम डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जनरली आपको पता है नॉन मेटल से मेटल की ओर जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, यहां से नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है उसके बाद घटता है। घटता क्यों है, क्योंकि एंटीमनी और बिस्मिथ में क्या होता है ये डी ऑर्बिटल्स आ जाती हैं,
इनके कारण इसमें क्या होता है, डी और एफ ऑर्बिटल के कारण इनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होता है, यानी साइज इनका बढ़ता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होता है, इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है और साइज इनका डिक्रीज होता चला जाता है। जिस पीरियड में एंटीमनी और बिस्मुथ होते हैं उनमें डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी आ जाते हैं जिसके कारण इनमें लेंथेनॉइड अट्रैक्शन होता है और इनके क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये इसका रीजन आपको याद नहीं रखना, बस ये एक्सेप्शन याद रखना है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी।